students, you all have performed great in class 8th and now you all are promoted to class 9th. So congratulations everyone. बेटा आप लोगों ने 8th में जो भी पढ़ा है उसका कुछ ना कुछ लिंक जो होता है वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि बायोलॉजी है उसमें आप लोगों ने सेल का स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, सेल के बारे में सब जानते हैं, लेकिन डिटेल में आपको क्लास 9th में पढ़ना है। तो टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी जिसका नाम है सेल, ठीक है। सेल के बारे में बेटा हमें क्या पता है अभी तक? सेल से हमें ये पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल का बना हुआ होता है, कुछ भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें सेल से बनी हुई होती हैं, राइट। अब इसमें क्या है, व्हाट इज अ सेल? सेल होता क्या है, ठीक है। सेल क्या होता है बेटा? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट मीन्स स्ट्रक्चरल से मतलब है और फंक्शनल से मतलब क्या है? स्ट्रक्चर जो होता है हमारी बॉडी का देने वाला कौन होता है? सेल। सेल ही है जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है और सेल ही है जो हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ओके। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बिना लाइफ इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? सेल है। बहुत सारे सेल जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यूज़, ठीक है। बहुत सारे टिश्यूज़ जब कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं बेटा ऑर्गन, और ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इससे एक ऑर्गेनिज्म बना है। तो ये है, तो सेल क्या है? सबसे छोटा पार्ट है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट, ओल्ड एंड वीक सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। हर दिन बेटा एवरीडे क्या होता है, जो पुराने सेल्स होते हैं वो डाई करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनकी जगह न्यू सेल्स ले लेते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं वो, ठीक है। तो एवरीडे का प्रोसेस है ये कि नए सेल का बनना और पुराने सेल का टूटना या फिर उनका खत्म हो जाना। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं सेल के? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सारे बॉडी के सेल्स हैं। उसी तरीके से बेटा मसल सेल्स भी होती हैं, ठीक है। स्किन पे हमारी सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, बोन में सेल्स होती हैं। तो हर चीज़ जो है बॉडी के ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सेल से ही बनी हुई है। अब लाइफ स्पैन की बात करें तो हर एक सेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो बेटा अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया कि सेल्स जो होते हैं एवरीडे डाई करते हैं एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स, ठीक है। तो आरबीसी की अगर हम बात करें तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज का है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 12 to 20 डेज का लाइफ स्पैन है, और प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो 9 to 12 डेज का उसका लाइफ स्पैन होता है। जो हमारी बॉडी का सबसे पहला सेल है वो क्या होता है? हमारी बॉडी जब बनी थी तो बेटा वो पहले से मल्टी सेलुलर या इस तरीके से नहीं थी, ठीक है। तो सबसे हमारी बॉडी का जो फर्स्ट सेल है उसको हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट बनता कैसे है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तब वो जाइगोट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी का सबसे पहला सेल कौन सा है? जाइगोट है, ओके। नेक्स्ट इज सेल के बारे में अब देखते हैं कि हमने बताया कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो इस वर्ल्ड में, इस अर्थ में भी बेटा बहुत सारे सेल्स हैं। अब हमें ये देखना है कि सबसे छोटा सेल, सबसे पहले देखते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी में हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल कौन सा है? तो उस सेल का नाम है स्पर्म सेल, जिसको हम मेल गैमेट भी बोल रहे हैं, ठीक है। 8th में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि मेल गैमेट को स्पर्म बोला जाता है। तो स्पर्म एक सेल है बेटा, और ये हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल है ह्यूमन बॉडी का, मेल बॉडी में। द लार्जेस्ट सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? वो है एग सेल, जो कि फीमेल में प्रेजेंट है, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ये है फीमेल गैमेट, ठीक है। ये हो गया। अब हमारी बॉडी में बेटा एक बहुत लंबी सी सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है आगे। उस सेल का नाम है नर्व सेल। नर्व सेल का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। यहाँ 2 बार नर्व सेल लिखा है, यहाँ बेटा न्यूरॉन, ठीक है। नर्व सेल का ही दूसरा नाम न्यूरॉन है। अब आते हैं अर्थ पे। अर्थ पे या फिर इस वर्ल्ड में, ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो प्रेजेंट है वो है बैक्टीरियम, ठीक है। और पीपीएलओ, उसी का नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे छोटा सेल है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है। ऑस्ट्रिच का एग जो होता है कम से कम 5 पाउंड तो उसका वेट होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एग जो अर्थ पे है वो ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है। ये क्लियर हो गया बेटा कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा सेल स्मॉल, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट है, और यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम
कि सेल की डिस्कवरी किसने की। हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं सेल के बारे में, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि सेल को ढूंढा किसने सबसे पहले। सेल से बनी हुई थी बॉडी, लेकिन उस सेल को डिस्कवर किसने किया कि इसको सेल बोला जाता है। तो वो सेल को डिस्कवर करने वाले थे ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये है रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया बेटा, इन्होंने सबसे पहला सेल ऑब्जर्व किया था, और वो सेल किस पे देखा था इन्होंने, वो सेल जो देखा था वो था कॉक सेल। अब आपको पता है कॉक सेल क्या होते हैं। आपने ट्रीज की देखी है, बाग जो होती है वुडी स्टेम होता है जो ऊपर जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं बेटा डेड सेल्स का बना होता है। प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो स्टेम्स का जो वुडी पार्ट होता है ना, बार्क, उस पर प्रेजेंट होता है। उस पर इन्होंने स्टडी किया था। जब स्टडी किया तो इन्होंने क्या देखा, ये वाली पिक्चर देखी इन्होंने, ठीक है। अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे आपको कंपार्टमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं इस तरीके कंपार्टमेंट्स, देखो इस तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, बहुत ही टाइनी कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। जब उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, इसी टाइनी कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया था सेल, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है बेटा कि किन्होंने डिस्कवर किया था सेल, वो थे रॉबर्ट हुक, ठीक है। किस पे काम किया था उन्होंने, किस पे ऑब्जर्व किया था सबसे पहले सेल, तो वो था कॉक सेल। कॉक सेल क्या होता है, एक डेड सेल है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है बार्क ऑफ द प्लांट में, ठीक है, वुडी स्टेम पे प्रेजेंट है। उन्होंने ही नोटिस कॉक वॉज फुल ऑफ टाइनी कंपार्टमेंट्स। अभी मैंने बताया है कि ये जो कॉक था इसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे, ठीक है। और वो किसकी तरह दिख रहे थे, सेल ऑफ ए मोनेस्ट्री। ऐसा लग रहा था बहुत सारे रूम बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, उसकी तरह दिख रहे थे बिल्कुल वो, ठीक है। उन्हीं टाइनी सेल्स को उन्होंने सेल नाम दिया। समझ में आया सेल वर्ड कहाँ से आया हमारे पास। हम तो आराम से बोल लेते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो भी सेल से बने हुए हैं, प्लांट्स भी सेल से बना हुआ है। लेकिन उस सेल को फाइंड आउट करने वाले, उसको ऑब्जर्व करने वाले, उस सेल को सेल नाम देने वाले थे रॉबर्ट हुक, ठीक है। और किस पे किया, कॉक सेल्स पे उन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया था। अब इनके पास बेटा माइक्रोस्कोप जो था, उन्होंने कैसे स्टडी किया। सबसे पहले देखो माइक्रोस्कोप कितने तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये वाला कोर्स में नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे साइंटिस्ट की जो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो थे माइक्रोस्कोप को बनाने वाले जो थे, उनका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ये थे जिन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया था। और वो माइक्रोस्कोप कैसा था, वो एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप था जिसके अंदर सिर्फ बेटा एक लेंस प्रेजेंट था, ठीक है। आपके जो माइक्रोस्कोप हैं वो बहुत हायर मैग्निफिकेशन वाले हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप बना था उसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, और उसमें सिंगल लेंस प्रेजेंट था। हम इसको देख लेते हैं डिफरेंस क्या है इसमें। जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसमें सिंगल लेंस था किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए। सिंगल लेंस मैग्नीफाई करने के लिए अगर था उसमें, तो क्या वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देख पा रहे थे, नो, ठीक है। वो कैसे ऑब्जेक्ट को देख पा रहे थे, लो मैग्निफिकेशन होने की वजह से वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स या फिर लार्ज स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट तो नहीं स्ट्रक्चर को देख पा रहे थे, ठीक है। इसमें बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर को वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे सिंपल माइक्रोस्कोप में। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया। जो बेटा रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उस सेल को ऑब्जर्व किया था, कॉक सेल को, ओके। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा था, इसमें 2 लेंस थे। जब 2 लेंस है तो मैग्निफिकेशन पावर उसकी बढ़ गई, ठीक है। तो ग्रेटर मैग्निफिकेशन था, ठीक है। अब उसमें क्या था, ग्रेटर मैग्निफिकेशन, उसमें 2 पार्ट थे माइक्रोस्कोप में, एक था ऑब्जेक्टिव और एक था आई पीस, ठीक है। फिर इट कैन व्यू स्मॉलर लाइक बैक्टीरिया, बहुत स्मॉलर स्ट्रक्चर को वो देख सकते थे। और जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया विजिबल था उस माइक्रोस्कोप के नीचे, ओके। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ वर्ड बेटा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। अभी तक मैंने दोनों माइक्रोस्कोप में किसकी बात की, लेंस की बात की हमने यहाँ पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लेंस को यूज नहीं किया गया, बल्कि लेंस को रिप्लेस किया गया किससे, इलेक्ट्रॉन बीम से, ओके। इलेक्ट्रॉन बीम यूज करने की वजह से उसका मैग्निफिकेशन मच हायर था इन दोनों के कंपैरिजन। सिंपल में तो बहुत ही कम था, लेकिन वो कंपाउंड से भी ज्यादा हायर मैग्निफिकेशन वाला था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हायर मैग्निफिकेशन होने की वजह से जो बहुत ही छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेली होते हैं ना, जैसे कि सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारे बेटा सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, राइबोसोम्स हो गए, तो ये सारे सेल ऑर्गेनेली भी बहुत छोटे छोटे हैं। ये सेल ऑर्गेनेल को व्यू करने के लिए, उनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज किया गया, ठीक है। वो बहुत माइन्यूट सा स्ट्रक्चर को भी इजीली विजिबल था उसके नीचे,
तो समझ में आ गया बेटा आप लोगों को कि तीन माइक्रोस्कोप हैं, तीन तरह के। सबसे पहला जो प्रिमिटिव वो सिंपल माइक्रोस्कोप था, जिसको सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इनका नाम आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसके अंडर रॉबर्ट हुक ने कॉक सेल्स को ऑब्जर्व किया था। और तीसरा आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसका जो होता है मैग्निफिकेशन पावर मच हाइयर है। ओके, तो ये माइक्रोस्कोप था। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या है बेटा? सेल के बारे में हमने सब जान लिया कि पहला सेल सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा था, सेल को किसने डिस्कवर किया, कौन सा फर्स्ट सेल था जिसको ऑब्जर्व किया गया, कौन सा माइक्रोस्कोप के अंदर किया गया, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली। लेकिन उसके बाद एक सेल थ्योरी दी गई बेटा, ठीक है। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी पढ़ने से पहले हम कुछ साइंटिस्ट के नाम जान लेते हैं। जैसे कि एक पहले साइंटिस्ट थे मैथियस शेल्डन, ठीक है। ये क्या थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट समझते हैं बेटा आप किसे कहते हैं? बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट पे स्टडी करते हैं, जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल पे स्टडी करते हैं, राइट। तो ये एक बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने ये बताया कि इस अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्लांट जो हैं वो सेल के बने हुए हैं, ठीक है। ये कौन, किसने बताया हमें? ये इन्होंने बताया हमें, मैथियस शेल्डन ने बताया, ठीक है। तो सारे के सारे जो हैं प्लांट्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और यही वो सेल्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, फिर एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बताया? उनका नाम क्या था? थियोडर श्वान, ठीक है। इन साइंटिस्ट ने क्या किया? ये एक जूलॉजिस्ट थे बेटा, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया कि एनिमल्स जो है वो भी सेल के बने हुए हैं, ठीक है। तो बॉटनिस्ट जो थे पहले, उन्होंने ये बताया कि वो प्लांट सेल के बने हुए हैं, और इन्होंने बताया कि एनिमल्स जो हैं वो सारे के सारे, उनकी जो बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई है। उसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एनिमल्स एंड प्लांट्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स विच सर्व्स एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। यानी कि प्लांट या एनिमल की जो बॉडी है वो किससे, उसको स्ट्रक्चर देने वाला कौन है? सेल, ठीक है। यानी कि बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। सेकंड क्वेश्चन इज कि बॉडी में इतने सारे फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शंस को परफॉर्म कौन कर रहा है? अगेन द आंसर इज सेल, ठीक है। तो सेल ही है बेटा जो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है किसी ऑर्गेनिज्म को, और सेल ही है जो सारे के सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। ओके, नाउ इन दोनों के बाद, इन दोनों साइंटिस्ट के बाद एक और साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या बताया? उनका नाम क्या था? रुडोल्फ वर्चाउ, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो सेल होते हैं, कोई भी नया सेल जो बन रहा है, फॉर्मेशन हो रही है किसी सेल की, तो वो सेल जो होता है पुराने सेल से उसकी फॉर्मेशन हो रही है। यानी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से जो सेल थे उन्हीं से न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तीसरे साइंटिस्ट थे। जब इन तीनों साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बातें बता दी, तब सेल थ्योरी दी गई, ठीक है। उस सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स थे बेटा। पहला दोनों साइंटिस्ट के होने चाहिए, और तीसरा जो वर्चाउ ने दिया था। अब देखिए उसके अकॉर्डिंग क्या था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब है? यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, या फिर कोई बैक्टीरिया या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सबसे पहली लाइन, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है, और वही सेल जो होता है वो उसको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और बॉडी के सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सेकंड ये हो गया। एंड थर्ड इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं वो सारे सेल जो होते हैं बेटा वो पुराने सेल से ही बन रहे हैं जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे सेल, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है बहुत अच्छे से सेल थ्योरी में। All living organisms are made up of cells. They are the smallest structural and functional unit of life, and all cells arise from pre-existing cells. ये 3 पॉइंट्स सेल थ्योरी में थे जब उन तीनों साइंटिस्ट ने दिया, उसके बाद ये सेल थ्योरी बनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेल्स। अब टाइप्स में क्या है? आपको क्या लगता है बेटा कि पहले से क्या जो ऑर्गेनिज्म हैं इतने डेवलप्ड थे? नो, पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, उसमें इतना डेवलपमेंट नहीं था। तो इसी उस पे हमने सेपरेट किया है सेल को 2 पार्ट्स में। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा यूकैरियोटिक सेल्स,
ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थे ना वो किसके ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट थे, कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट थे, वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट थे, जो पहले के ऑर्गेनिज्म थे। अब उसके फीचर्स क्या क्या थे वो देख लेते हैं, आपको डिफरेंस दोनों में पता होना चाहिए। ओके, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स थे वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में थे। ऐसे होता है ना यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा हो गया जिसमें एक सेल जो होता है बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में था। यूनिसेल्युलर में लैक ऑफ न्यूक्लियस, लैक ऑफ न्यूक्लियस से मतलब है बेटा कि न्यूक्लियस जो था वो स्कैटर्ड फॉर्म में था। ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म समझ रहे हो, जैसे कि एक सेल है, अगर उसमें ये न्यूक्लियस है तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, लेकिन इसमें कैसा था, इस तरीके से, तो डिफाइन नहीं कर सकते, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था इसके अंदर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज सेल ऑर्गेनेल के बारे में मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं जिनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। उसी के ऊपर बेटा पूरा चैप्टर है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल थे उसके अंदर, उन सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट नहीं होते, उसमें सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट था। ठीक है, और जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट भी थे वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थे। जैसे होता है ना, कोई भी ऑर्गेनेल है उसका एक अपना मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थे वो। नेक्स्ट इज लेस कॉम्प्लेक्स थे, जब कुछ था ही नहीं तो कॉम्प्लेक्सिटी भी कम थी उसमें। एंड एग्जाम्पल में क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के क्या क्या फीचर्स थे। यूकैरियोटिक सेल जो था वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में था बेटा, जिसके बॉडी के अंदर मोर देन वन सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं जिसकी बॉडी के अंदर, उसके अंदर वो एक यूकैरियोटिक सेल्स थे वो। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि न्यूक्लियस जो था स्कैटर्ड फॉर्म में था, वेल डिफाइंड नहीं था प्रोकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन वही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होकर वेल डिफाइंड था। कहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट। जितने भी सेल ऑर्गेनेल थे उसके बाहर जो था एक मेम्ब्रेन था, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो थे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट थे और उनके ऊपर एक अपनी मेम्ब्रेन थी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थे। कॉम्प्लेक्स क्यों थे, क्योंकि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट थे और उनके फंक्शंस भी अलग अलग थे। और एग्जाम्पल में क्या है बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फंगस भी आता है इसी में। तो ये सारे एग्जाम्पल यूकैरियोटिक सेल के हो गए। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको डायग्राम दो दिख रहा है। ठीक है, नीचे वाले डायग्राम को पहले देखो आप, ये है प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। अब इसमें क्या है, ये जो बेटा बीच में आपको दिख रहा है ना, ये रेड कलर का पार्ट, ठीक है, ये जो रेड कलर का पार्ट है ना, देखो ये वाला पार्ट, ये स्कैटर्ड फॉर्म में है, ऐसे से बना हुआ है, वो मेम्ब्रेन नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं है तो इसको हमने क्या बोला था कि लैक ऑफ न्यूक्लियस, हमें पता ही नहीं है कि उसकी बाउंड्री कहां तक है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है इसके अंदर, जबकि यहां देखो आप, यहां पे जो है ये न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। अगर मैं सिंपल बात करूं तो आप एक ऐसा सेल बनाते हो और उसके अंदर जो बनाते हो आप, उसके अंदर जो बनाते हो ये हम ऐसे न्यूक्लियस बनाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखो बेटा कि राइबोसोम्स थे यहाँ पे। ठीक है, राइबोसोम्स थे, यहाँ पे भी राइबोसोम्स है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम्स है, गोल्गी बॉडीज है, ये सारे स्ट्रक्चर्स यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये था बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस। अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में और सेल ऑर्गेनेल के बारे में, कि सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है और वो कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।